हेलो स्टूडेंट्स। देखो ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर है इसको हम नाम दे देते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर 1। एटॉमिक फिजिक्स का। तो देखो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, जितना हमने पढ़ लिया है, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। हमने बोर एटॉमिक मॉडल स्टडी किया था, फिर हमने बोर सोमरफेल्ड मॉडल स्टडी किया, उसमें रिलेटिविस्टिक करेक्शन की, फिर हमने वेक्टर एटम मॉडल स्टडी किया। वेक्टर एटम मॉडल के अंदर हमने दो चीज़ें और ऐड करती थी, एक तो स्पेशियल क्वांटाइजेशन और सेकंड जो चीज़ थी वो थी स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो जस्ट पहले हम क्या करते हैं, हम एक स्मॉल एनिमेशन है, उसको छोटा सा एनिमेशन है उसे देखते हैं और हमने अभी तक क्या पढ़ा वो जस्ट हम उसे रिवाइज करते हैं। देखो इसको बिल्कुल शुरू से लेके जा रहा हूँ मैं, और यहाँ देखो ये सबसे पहला एटॉमिक मॉडल था। मॉडल क्या बताता है कि एटम कैसा दिखता है। तो ये सबसे पहला मॉडल जो था ये बोर एटॉमिक मॉडल है, मतलब इससे पहले भी मॉडल्स हैं जैसे प्लम पुडिंग मॉडल, वो इसको हम स्टडी नहीं कर रहे, यहाँ पे मैंने नहीं बनाया इसको। तो ये बोर एटॉमिक मॉडल है, इसमें n = 1, n = 2, n = 3, ये तीनों के तीनों सर्कुलर ऑर्बिट्स हमने बना रखे हैं। फिर हमने क्या कंसेप्ट और ऐड कर दिया इसके अंदर कि सर्कुलर ऑर्बिट्स के साथ साथ इलिप्टिकल ऑर्बिट भी होते हैं। तो देखो क्या हुआ इससे, देखो n = 1 में तो एक ही ऑर्बिट रहा, n = 2 के अंदर 2 ऑर्बिट बन गए। और यहाँ पर देखो एक एजीमुथल क्वांटम नंबर भी हमने डिफाइन कर दिया, जिसकी वैल्यू 1 से लेकर n-1 तक, 1 से लेकर n तक वेरी करती है। तो यहाँ पर देखो ये k की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 2, और k की वैल्यू दूसरा जो ऑर्बिट बनाया हमने उसके लिए k की वैल्यू होगी 1। फिर अब n = 3 है तो वहाँ पे 3 ऑर्बिट्स हो जाएंगे। देखो 3 ऑर्बिट हो गए इसके अंदर, और k = 3 है तो सर्कुलर है, k = 2 है तो इलिप्टिकल, k = 1 तो मोर इलिप्टिकल। तो ऐसे करके k की वैल्यू जैसे जैसे कम हो रही है, इलिप्टिसिटी ऑर्बिट की बढ़ रही है। और एक और बात हमने याद कर ली, n की वैल्यू 3 है तो 3 ऑर्बिट बनेंगे, ये कर लिया था हमने। फिर हमने हमको जब हमने स्टडी किया तो हमें ये पता चला ये सारे के सारे जो ऑर्बिट है ये डीजनरेट हैं। n = 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 ऑर्बिट बने, जो रेड कलर में नज़र आ रहे हैं ये डीजनरेट है, सबकी एनर्जी सेम है। और n = 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 ऑर्बिट, k = 1, k = 2, 2 ऑर्बिट नज़र आ रहे हैं ब्लू कलर में जो है, इनकी भी एनर्जी सेम थी। तो हमने रिलेटिविस्टिक करेक्शन लगाई इसके साथ। रिलेटिविस्टिक करेक्शन लगने के साथ क्या हो गया, ये ऐसे करके ये घूमने लगे, तो हमारा मॉडल ऐसा बन गया। ठीक है, तो हम ये मॉडल कौन सा, बोर सोमरफेल्ड मॉडल विद रिलेटिविस्टिक करेक्शन। तो चलो इसमें तो था इतना। फिर इसके बाद फिर वेक्टर एटम मॉडल आया। वेक्टर एटम मॉडल ने 2 चीज़ें ऐड की थी। एक चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं, ये क्या है, एल क्या, एंगुलर मोमेंटम। ये ऑर्बिट है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे करके, ये मान लो ये सर्कुलर ऑर्बिट है और इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे घूमने लग रहा है। और ये अगर ऐसे घूमेगा तो एल की डायरेक्शन जैसे अपर एरो बना रखा है, ये निकाल सकते हैं राइट हैंड कर्ल रूल से। तो ये एल क्या, ये एंगुलर मोमेंटम है। तो स्पेशियल क्वांटाइजेशन रूल क्या कहता है कि इस जो ओरिएंटेशन है एल की विद रिस्पेक्ट टू बी, ये आर्बिट्रेरी नहीं हो सकती, यानी कि जो इनके बीच में एंगल है ना वो ऐसे नहीं है, कोई सा भी एंगल नहीं हो सकता, एंगल की वैल्यू डिस्क्रीट होगी। फॉर एग्जांपल अगर एल की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो 3 ओरिएंटेशंस, यहाँ पे एल की वैल्यू 1 नहीं है, एक मिनट मैं इसको हटा देता हूँ, एल की वैल्यू 1 नहीं है। एल स्मॉल एल क्वांटम नंबर स्मॉल एल, इसकी वैल्यू अगर 1 होती है तो
3 ओरिएंटेशंस पॉसिबल होंगी। देखो अब आगे देखते हैं इसको। तो अगर एल की वैल्यू 1 है तो ये ऑर्बिट की 3 ओरिएंटेशंस हो सकती हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे हमने लगा दिया, ऑर्बिट्स को डिलीट कर दिया, तो देखो ये प्रोजेक्शन किया +1 0 -1, और ऐसा करके तुमको बुक में मिलेगा। l=2 के लिए 5 ओरिएंटेशंस पॉसिबल है। तो चलो हमने ये देख लिया। तो इससे हमें क्या पता चला कि l=1 है जहाँ पर, तो k की वैल्यू वहाँ पे 2 होगी। ठीक है, l की वैल्यू होते k से 1 कम, तो l की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो 3 ओरिएंटेशंस पॉसिबल होंगी ऑर्बिट की। l की वैल्यू अगर 2 है तो 5 ओरिएंटेशन पॉसिबल होंगी इस ऑर्बिट की कह लो या एंगुलर मोमेंटम की कह लो, एक ही बात है। तो हमने ये कंसेप्ट भी ऐड कर दिया इसके अंदर। अच्छा, तो ये कंसेप्ट जब हमने ऐड कर दिया इसके अंदर, तो देखो हम अब इसको हम कंप्लीट जो हमने अभी तक हम पढ़ पाए हैं, इसको समझ पाए हैं, उसको हम एक साथ लिख देते हैं। तो देखो जब n की वैल्यू यहाँ पर n की वैल्यू अगर 1 है, देखो 1 आ रही है, तो k की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, k की वैल्यू हमारी 1 आती है। तो एक जो ऑर्बिट था वो ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट बना। n की वैल्यू अगर 2 है तो k की वैल्यू हमारी क्या आ रही थी, 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर n की वैल्यू जहाँ तक जा रही है वहाँ तक, यहाँ पे 2 आ गया और k की वैल्यू है कि 1। तो जब 2 होती है तो सर्कुलर ऑर्बिट होता है, और जब k की वैल्यू 1 होती है तो ये इलिप्टिकल हो जाता है। n=3 भी बना देते हैं, जस्ट ये 3 के लिए हम 3 के लिए कर लेते हैं। अगर n की वैल्यू 3 है तो k की वैल्यू 3, 2 और 1 हो सकती है। 3 होता है तो यहाँ पे सर्कुलर ऑर्बिट आता है, तो ये इलिप्टिकल बन गया, ये मोर इलिप्टिकल बन गया। ओके, अच्छा अब k की वैल्यू अगर 1 है तो l की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर l की वैल्यू हमें पता है, l की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, यानी कि l क्या होता है, k-1 होता है। तो अभी 1 0 हो गई, यहाँ पर हो गया 1 इसकी वैल्यू होगी k की, यहाँ पे 0 होगी, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 होगी, यहाँ पे 0। ठीक है, तो अब हमने जो कंसेप्ट और किया था स्पेशल क्वांटाइजेशन, उससे क्या हुआ कि यहाँ पर यहाँ पे l की वैल्यू 0 है तो एक ही ओरिएंटेशन पॉसिबल है। तो हम ऐसे एक बॉक्स बना देते हैं, केमिस्ट्री में देखा हुआ तुमने, ऐसे करके एक बॉक्स बनाता है ऑर्बिटल के लिए। यहाँ पे अभी तक हम ऑर्बिट ही स्टडी कर रहे हैं। तो जब l की वैल्यू 1 होती है, यानी कि p ऑर्बिटल की बात है, ये p, ये 0 होता है तो s लिखा करते हैं इसे, p होता है, तो यहाँ पर अब 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल है। हम ऐसे 3 बॉक्स बना देते हैं यूँ करके, और हर एक बॉक्स एक अलग अलग ये ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। l=0 तो यहाँ पर एक ही बॉक्स, यानी कि एक ही ओरिएंटेशन पॉसिबल है। अब l की वैल्यू 2 है तो हम 5 ओरिएंटेशन पॉसिबल थी, तो यहाँ पे 5 बॉक्स बनाते हैं। ये देखो, ये इसके नीचे मैंने ये 5 डिफरेंट ओरिएंटेशंस बना दिए हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, जस्ट मैं रिवाइज कर रहा हूँ। और जब ये l की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 3 बॉक्सेज हो सकते हैं, जैसे हमने ऊपर किया, और जब ये है तो यहाँ पर जस्ट एक बॉक्स बना दिया। और सेकंड जो रूल था वेक्टर एटम मॉडल में, जो सेकंड कंसेप्ट पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन के पास एक इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम होती है, वहाँ से हमें ये पता चला था कि इलेक्ट्रॉन की 2 ओरिएंटेशंस हो सकती हैं। तो एक ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो यहाँ पर n=1 सेल है, उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, क्योंकि इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, एंड ये 2, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और इस वाली सेल में यहाँ पर हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्लस में यहाँ पे 6 प्लस में 2, यानी कि ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो n=3 में 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये भी हमने देखो, हम यहाँ तक हमने एकदम से जंप करके नहीं आए, हम धीरे धीरे हमने पढ़ा है। बोर एटॉमिक मॉडल से धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हुए हम वहाँ तक आ गए जहाँ तक अब हमें लग रहा है कि ये तो कुछ देखा देखा सा लगता है
हमने इसे केमिस्ट्री में देखा हुआ है। तो अब देखो इतना हमने कर लिया, अब इसके बाद क्या होता है। अब तुम ये बताओ कि केमिस्ट्री में तो हमने ये पढ़ रखा है, देखो एस ऑर्बिटल है वो सर्कुलर शेप का होता है, ऐसे करके तुमने देखा होगा, ऐसे करके डॉट्स डॉट्स से बना रखे होते हैं, ऐसे करके ऑर्बिटल, एक तो हम ऑर्बिटल बोलते हैं उसको। और पी ऑर्बिटल जो होता है वो ऐसे करके पी एक्स पी वाई पी जेड 3 ऑर्बिटल होते हैं, ये भी हमने पढ़ रखा है। देखो यहाँ पे ये एक्स हो गया, ये वाई एंड ये जेड। तो पी एक्स के लिए ये वाला, ये पी एक्स हो गया, पी वाई ये हो गया, पी जेड ये हो गया, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड, ऐसे करके। हमने तो ऑर्बिटल्स को ऐसे करके पढ़ा था, पढ़ रखा है ऑलरेडी। लेकिन यहाँ पर जो हम अभी तक पहुँचे हैं, यहाँ पर हमने देखो एस को हमने ऐसे सर्कुलर बना देते हैं, यहाँ पे देखो इलिप्टिकल बना दिया, जैसे ऊपर तुम देखोगे ना, ये देखो एस के लिए यहाँ पर हमने, यहाँ पे देखो एस के लिए ये क्या इलिप्टिकल बना देते हैं, इलिप्टिकल बना रखा है, ये इलिप्टिकल बना रखा है। पी के लिए ये भी इलिप्टिकल है, ये देखो ये सर्कुलर है। तो ऑर्बिट जो बनाए हमने वो या तो सर्कुलर है या इलिप्टिकल है, ऐसे तो नहीं है जैसे हम यहाँ पर हमने पढ़ा है। देखो या तो ये सर्कुलर होगा या फिर ऐसे इलिप्टिकल हो सकता है। तो ये गैप है जो ये नॉलेज के बीच में अभी एक गैप नज़र आ रहा है। हमने जो पढ़ा अभी तक वहाँ पर तो ये डेफिनेट पाथ में घूम रहे हैं, एक सर्कुलर पाथ है, ये कंसेप्ट अलग है। तो ये जो गैप है, ये गैप कैसे पूरा होगा? ये गैप इस कंसेप्ट से पूरा होता है कि हम पहले इलेक्ट्रॉन को मान रहे थे पार्टिकल, हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान रहे हैं। लेकिन बाद में हमें ये पता चला, बाद में हमने देखो कई सारे एक्सपेरिमेंट जो फर्स्ट ईयर में तुमने देखा होगा, सेकंड ईयर में तुमने पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर भी होता है। इलेक्ट्रॉन के पास पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है। और इलेक्ट्रॉन के पास एक्चुअल में वेव एसोसिएटेड इसके साथ होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो बीम होती है उसमें इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये फिनोमेना भी होते हैं। और ये एक वेव की प्रॉपर्टी है, इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन। तो वेव नेचर एसोसिएटेड है विद इलेक्ट्रॉन। तो जब हम इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल की बजाय वेव मानने लगते हैं तो हमें ये मिलता है। ये गैप कैसे पूरा होगा? गैप कैसे पूरा होगा? हमें कैसे पता चलेगा कि ऑर्बिटल ऐसे करके दिखते हैं? ये हमें पता चलेगा श्रोडिंगर इक्वेशन से। तो नेक्स्ट अब टॉपिक हम करते हैं, और इसको मैंने जो नाम दिया है ये बर्थ ऑफ क्वांटम नंबर। उसमें हम ये भी देख लेंगे कि ऑर्बिट से ऑर्बिटल वाला कंसेप्ट आ जाएगा, और ये वाले जो शेप्स हैं ये कैसे आई ये पता चल जाएगा। बर्थ ऑफ क्वांटम नंबर, इस टॉपिक के बाद हम क्वांटम नंबर डिस्कस करेंगे। तो क्वांटम नंबर एक तो हमने पढ़ लिया ऐसे करके कि बोर एटॉमिक मॉडल से एन मिला था, बोर एटॉमिक मॉडल से हमें एन मिला, फिर के मिला सोमरफेल्ड मॉडल से, फिर हमने स्पेस क्वांटाइजेशन वहाँ पे एम एल मिल गया, और एक के है यही तो एल होता है, और हमें एस मिल गया। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर भी ये सारे जो क्वांटम नंबर है वो ऑटोमेटिकली भी जनरेट होते हैं। कैसे? देखो, अब इलेक्ट्रॉन एक वेव है, हमारे पास एक टूल है श्रोडिंगर इक्वेशन। ये मान लो ये श्रोडिंगर इक्वेशन एक मिनट, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। ये हमारे पास क्या है? एक टूल है। हमने क्या किया, हाइड्रोजन एटम पे ये टूल अप्लाई किया, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखी हाइड्रोजन एटम के लिए। तो जो सॉल्यूशन आया, सॉल्यूशन क्या आएगा? वेव फंक्शन आएगा।
वेव फंक्शन जो हमें मिला वो किसका फंक्शन होता है, आर, थीटा, पाई, और साथ में हमको मिले नंबर्स, कई सारे हमें नंबर्स मिले। जो वेव फंक्शन तुम देखोगे ना इसकी फॉर्म, उसके अंदर ना बहुत सारे नंबर्स भी होंगे, इंटीजर्स। तो वो जो नंबर मिले वो है हमारे क्वांटम नंबर। तो हमें कई सारे नंबर मिले, जैसे n मिला हमें, l मिला हमें, ml मिला हमें। पहले तो ये नंबर्स थे, उन नंबर से ही हमको पता चला कि ये नंबर सेट ऑफ नंबर्स है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, एंड ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। तो हमें श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके वेव फंक्शन मिला। अब वेव फंक्शन से ये कैसे पता चला कि ये ऑर्बिट कैसा दिखता है, ऑर्बिटल कैसा दिखता है। देखो श्रोडिंगर इक्वेशन, वैसे श्रोडिंगर इक्वेशन लिख देते हैं हम साथ में, या श्रोडिंगर इक्वेशन, इसको जस्ट ऐसे करना नहीं है, जस्ट मैं तुम्हें ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। एक ये रहता है कि ये ऑर्बिट ऐसे दिखते हैं, ऑर्बिटल ऐसे दिखता है, ये कैसे पता चला हमें। तो देखो श्रोडिंगर इक्वेशन जो होती है वो ये होती है, ये लास्ट क्लास में तुम ये क्या कहते हैं, 5th सेमेस्टर में किया होगा, H E माइनस वी साई इक्वल टू 0। ये श्रोडिंगर इक्वेशन थी। E क्या, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, V पोटेंशियल। तो ये V पोटेंशियल जो है ये हाइड्रोजन एटम के लिए कितना होता है, हाइड्रोजन एटम के लिए ये होता है, ये ZeE 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये हम V की जगह ये पुट करते हैं और इसे सॉल्व करें। अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें साई मिल जाएगा, वेव फंक्शन। उस वेव फंक्शन में ये बहुत सारे नंबर्स भी होंगे। तो ये जो नंबर थे इसमें n क्वांटम नंबर, ये आगे भी स्टडी करेंगे। ये तो जस्ट हमें वैसे मैंने पढ़ ही रखा है कि n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। n की वैल्यू 1 2 3 4, n की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 4, कुछ भी हो सकती है। l की वैल्यू कितनी होती है 0 to n-1 तक वेरी करती है। और ml क्या होता है -L2, इसमें एक एक ऐड करते जाते हैं और ये +L तक जितने भी बने वो ml इसकी वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ पर क्वांटम नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहे हैं। सॉल्यूशन जब हम देखते हैं, एक फिजिकल सॉल्यूशन ढूंढते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए वेव फंक्शन हमने श्रोडिंगर इक्वेशन लिखी, पोटेंशियल इसमें की वैल्यू पुट कर दी और इसको सॉल्व किया। जब हम सॉल्व करते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन के तो सो मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, कुछ फिजिकल होते हैं, कुछ फिजिकल नहीं होते हैं। तो फिजिकल सॉल्यूशन जो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन है उसके अंदर ये नंबर्स भी आते हैं साथ में। अब ये साई अगर हमें पता चल गया तो हमें और जो ऑर्बिटल है वो कैसे पता चलता है कि ऑर्बिटल की शेप क्या होगी। देखो ये जस्ट मैं इसके लिए बनाते हैं। देखो हमने इसको सॉल्व करेंगे, हमें साई मिल जाएगा। अब मान लो हमने साई ये लिखा 1s ऑर्बिटल के लिए, और इसका ग्राफ आ गया ऐसे करके। इसका ग्राफ आता है ऐसा, ये ग्राफ होता है इसका, ये साई स्क्वायर और यहाँ पर है r। साई स्क्वायर क्या बता रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, r रेडियस फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो ये जो सॉल्यूशन आया वो इसका सॉल्यूशन आया ऐसा करके, वो ऐसा दिख रहा है यूँ करके, और फिर ये ऐसे 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 घटता जा रहा है। और इस सॉल्यूशन इसके लिए देखो 1s के लिए है ना ये, तो यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 0, l की वैल्यू क्या होगी 0, ms की वैल्यू क्या हो, n की वैल्यू यहाँ पर होगी 1, 1s है ना तो 1 यहाँ पे लिख देता हूँ, n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, ms की वैल्यू यहाँ पे 0। तो हमारा ये सॉल्यूशन तो हमें पता चल गया ऐसे आया। अब इसे ऑर्बिटल कैसे पता चलेगा कैसा होगा, देखो इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये बीच में तो गया सेंटर, ये न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के पास ये इंटेंस, ये जो इसका एम्पलीट्यूड है ज़्यादा है,
तो ये यहाँ पे डॉट्स बना दो बहुत सारे, ज़्यादा। जहाँ पे एग्जैक्टली न्यूक्लियस है वहाँ पे तो प्रोबेबिलिटी 0 होगी, लेकिन उसके बिल्कुल क्लोज है वहाँ पर ये डॉट बना रहा है। नंबर ऑफ डॉट्स क्या हैं, जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। फिर इन डॉट्स की ये डेंसिटी जो है ये कम करते गए, क्योंकि देखो ये अब इस तरफ जा रहे हैं तो कम हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने कम कर दिया। फिर और कम होता जाएगा, और दूर थोड़े से और कम बना दो ऐसे करके, एंड फिर ये आगे ये ऐसे करके, तो ये 1s ऑर्बिटल आ गया ऐसे करके। तो हम ऑर्बिट की जगह वर्ड यूज करेंगे ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है, ये जो हमने बनाई ये ऑर्बिटल है। ये क्या है, 3 डायमेंशनल रीजन ऑफ स्पेस वेयर probability of finding the electron is maximum। ये ऑर्बिटल होते हैं। तो अब हम ऑर्बिट की जगह ऑर्बिटल वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। अब देखो जैसे ये 1s के लिए, 2s के लिए कैसा सॉल्यूशन आता है, 2s के लिए सॉल्यूशन देखो ऐसा करके आता है। ये पहले एक ऐसे स्मॉल और फिर ये ऐसे करके बड़ा, ये वाला ऐसे, और ये देखो बीच में यहाँ पर इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी क्या करें हमें, जो प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 0 हो रही है इस जगह पे। यहाँ पे साई स्क्वायर, ये r हो गया, और ये किसके लिए लिख रहा हूँ मैं, 2s ऑर्बिटल के लिए। तो जहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 0 हो रही है, इसे हम नोड बोलते हैं, नोड। तो 2s ऑर्बिटल के अंदर एक नोड होता है। तो इसकी शेप कैसे बनेगी, अब इसी जैसे यहाँ पर है, अब स्टार्टिंग में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैंने ऐसे करके बना दी। फिर बीच में नोड है, एक स्पेस छोड़ दो, और फिर इसके बाद यहाँ पे डॉट्स ऐसे करके बना दो, तो ये बन गया हमारा ये करके, ये हो गया 2s ऑर्बिटल। इसी तरह 3s 4s, अब 3s के अंदर 2 नोड्स आ जाएंगे। देखो यहाँ पे जो नोड है ना, ये वाले, ये जो नोड यहाँ पर है इसको रेडियल नोड कहते हैं। और रेडियल नोड के जो नंबर होते हैं वो जितनी n की वैल्यू है उससे एक कम, यानी कि यहाँ पर n की वैल्यू 2 है तो रेडियल नोड एक ही बना। अगर 3s में हम देखेंगे तो वहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो नंबर ऑफ नोड्स एक कम, यानी कि 2 नोड्स वहाँ पे बन जाएंगे। तो ऐसे करके ये शेप हमें मिलती गई। अब ये तो 1s हो गया, ये स्फेरिकल शेप में होता है। इसी तरह px, py, pz, ये p ऑर्बिटल जो होता है उसकी और 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल होती है, जैसे हमने स्पेस क्वांटाइजेशन में कहा था। तो यहाँ पर ये 3 शेप्स होंगी इसकी, देखो ऐसे करके, या 3 ओरिएंटेशन कह लो इसको। ठीक है, यहाँ पे px, py, pz, यहाँ पे अगर ये x है, ये y है, एंड ये z है, तो ये x हो गया px, और y एक्सिस हो गया। एक मिनट, इसको मैं ऐसे नहीं बनाना चाहिए, ये y एक्सिस है एंड ये z एक्सिस है। तो देखो पी वाई क्या आ जाएगा, ये वाला, एंड पी जेड ये हो गया। सिमिलरली डी ऑर्बिटल जो है उसकी 5 टाइप्स होगी। ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, डी जेड स्क्वेयर। तो 5 टाइप्स इसकी होगी जेड ऑर्बिटल की। पी के अंदर 3 ऑर्बिटल हैं। इसको हम 3 डायमेंशन में एक बार देखते हैं। मैंने कुछ 3 डायमेंशन
मॉडल्स बना रखे हैं, वो एक बार मैं तुमको दिखाता हूँ कि कैसे दिखते हैं। ठीक है, ये जस्ट हमें ऐसे पता है ना DXY DYZ एंड DZX कैसे दिखते हैं, उसको हम एक बार 3 डायमेंशन में देखते हैं। सबको ही देखते हैं जितने जितने भी बनाए हैं अभी तक हमने। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे S ऑर्बिटल को। देखो ये रहा S ऑर्बिटल। तो इस ऑर्बिटल को अब देख रहे हैं, देखो मैं इसे धीरे धीरे घुमा रहा हूँ। तो देखो ये यहाँ पे सेंटर में जो डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब कि जो मैंने डॉट्स बना रखे हैं, ये क्या बता रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और बाहर की तरफ जैसे जैसे तुम R की वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि सेंटर से बाहर की तरफ जा रहे हो, तो ये नंबर ऑफ डॉट्स कम होते जा रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी डिक्रीज होती जा रही है। तो ये हो गया हमारा S ऑर्बिटल। अब सेकंड देखते हैं P2S ऑर्बिटल कैसा दिखता है। ये 1S था वो वाला, तो ये इसको हम देखते हैं। देखो ये रहा, यहाँ पे बीच में एक रीजन नज़र आ रहा है, फिर एक ये आउटर रीजन नज़र आ रहा है, उसके बीच में एक गैप है। ये जो बीच में यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे गैप, ये जो है ना, यहाँ पे नोड है। तो देखो ये जैसा भी बना रखा है, मतलब इस टाइप से दिखता है। तो ये 2S ऑर्बिटल हो गया, 3 डायमेंशन में ही ऐसा दिखता है। अब PX ऑर्बिटल को देखते हैं। PX P मतलब P ऑर्बिटल को देखते हैं। ये देखो ये रहा, इसको हम, ये देखो इसको ऐसे बना रखा है। एक मिनट देखो, जो ब्लैक वाली लाइन है ये एक्स एक्सिस है, वाई जो है वो रेड लाइन से डिनोट कर रखा है, और ये जो ग्रीन है ये वाली, ये जेड एक्सिस है। अब इसमें ये जो है ये है PX ऑर्बिटल, यानी इसमें जो डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग ज़्यादा है। इसमें ये लोब्स जो हैं P ऑर्बिटल के वाई एक्सिस के अलोंग है, ये PY ऑर्बिटल है। और ये जेड एक्सिस पे बना दिए, ये जेड ऑर्बिटल हो गए। इन सबको एक साथ देखते हैं, तो देखो ये ऐसा नज़र आ रहा है। 3 डायमेंशन में ये सभी ऑर्बिटल्स हैं, और इलेक्ट्रॉन की क्लाउड इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलो हमने ये इसको भी देख लिया। अब हम देखते हैं जेड ऑर्बिटल्स को, जेड नहीं डी ऑर्बिटल्स को। इसको एक मिनट मैं थोड़ा सा यहाँ ले आता हूँ, एक मिनट। डी ऑर्बिटल यहाँ पे से, ओके। देखो इसमें अगेन जो ब्लैक लाइन नज़र आ रही है वो एक्स एक्सिस है, जो रेड लाइन है वो वाई एक्सिस है, और ये जो ग्रीन लाइन है वो जेड एक्सिस है। इसमें पहले हम क्या क्या देख रहे हैं, DXY ऑर्बिटल, यानी कि XY प्लेन जो नज़र आ रहा है तुमको, XY प्लेन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस प्लेन के अंदर है। इलेक्ट्रॉन जो है इस डेंसिटी का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यहाँ पर फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है XY प्लेन में। तो जो शेप है वो इसकी ये है, देखो XY प्लेन के अंदर है, ये इसे DXY ऑर्बिटल कहते हैं। अब ये सेकंड जो था ये YZ प्लेन है। YZ प्लेन के अंदर इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी इन रीजन में ज़्यादा है, ये DYZ ऑर्बिटल हो गया। और ये DZX ऑर्बिटल हो गया। ये Z और X प्लेन है, उसके अंदर उस प्लेन में
जो प्रोबेबिलिटी है फाइंड आउट होने की वहाँ पर मैक्सिमम है, ये डी जेड एक्स ऑर्बिटल है। और ये जो है देखो इसमें डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ये प्लेन है, ये ऑर्बिटल है डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। एक्स और वाई एक्सिस जो हैं इनके ऊपर है इसकी प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की। और फिर ये देखो, ये सबसे अलग शेप है इसकी डी जेड ऑर्बिटल। देखो इसमें क्या, ये इसको ऐसे देखेंगे तो ये ऐसे नज़र आता है, देखो यूँ यहाँ पर ये लोब है और ये बना रखा है पी ऑर्बिटल के टाइप का जेड कॉलम, और ये बीच में एक सर्कुलर रीजन है जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन के फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ना। तो ये इस टाइप का दिखता है, 3 डायमेंशन में ऐसा दिखेगा। ये सारे बहुत अच्छे से ड्रॉ नहीं कर रखे हैं, बट हाँ देखो ये ऐसे ही दिखते हैं अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो ये अब हम क्या करते हैं, इसको एक साथ देखते हैं। एक साथ देखने पे देखो ये काफ़ी ब्यूटीफुल नज़र आता है। तो इसको हम सभी को एक साथ देखते हैं, सबको डाल देते हैं इसमें। तो देखो ये कैसा बन के आ रहा है, डी एक्स डी वाई जेड। क्योंकि देखो ये अगर सारे फुली फील्ड हैं, डी के जितने ऑर्बिटल हैं सब में इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्लाउड कुछ ऐसी नज़र आएगी, ऐसे करके इतनी ये जैसी नज़र आ रही है। देखो ओके, तो ये सारे ये डी जेड ऑर्बिटल हो गए। तो ओवरऑल ये करवाने का मेन जो मोटो था ये वाला टॉपिक बताने का, वो ये था कि हमें ये क्लियर हो जाए कि ये जो ऑर्बिटल्स जो हमें देखते आ रहे हैं ये कहाँ से मिल रहे हैं हमको। ये हमें मिल रहे हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके, ये सारी शेप्स वहाँ से आई है। तो जैसे श्रोडिंगर इक्वेशन आई, हमने हाइड्रोजन एटम पे हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अप्लाई कर दी, तो हमको सॉल्यूशन मिल गया वेव फंक्शन का। हमको पता चल गया कि ऑर्बिटल जो हैं वो ऐसे दिखते हैं, और ऑर्बिट के कंसेप्ट की जगह ऑर्बिटल का कंसेप्ट आ गया। अब हम ये नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली यहाँ पर पाया जाएगा या ऐसे सर्कल में घूमेगा और इस पॉइंट पर इस टाइम पे होगा, वो अब हम नहीं बता सकते, वो कंसेप्ट अब ख़त्म हो गया। हाँ, कुछ चीज़ों को समझने के लिए हम जो ओल्ड मॉडल्स हैं उनकी मदद लेते रहेंगे। तो अब हमने ये भी कर लिया। ओके, अब हम दोबारा से यहाँ चलते हैं। तो हमें पता चल गया, क्वांटम नंबर का पता चल गया हमें कि श्रोडिंगर इक्वेशन से कैसे आते हैं। अब हम सभी क्वांटम नंबर को एक साथ स्टडी करते हैं कि टोटल कितने क्वांटम नंबर हैं और उनकी क्या क्या वैल्यू हो सकती है, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, हम ये देख रहे हैं। तो ये जो क्वांटम नंबर्स ये वाला जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है, सिलेबस के अंदर है, ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, क्वांटम नंबर्स। तो देखो सबसे पहला क्वांटम नंबर क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और हमें सब कुछ पता चल गया कि क्वांटम नंबर आए कहाँ से। बारी बारी भी हमने देख लिया कि मॉडल्स जैसे जैसे प्रोसीड आगे बढ़ रहे थे, तब ये क्वांटम नंबर भी डिस्कवर होते जा रहे थे। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, दिस इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं हमें पता है, इसे स्मॉल n से डिनोट करते हैं। और n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, n की वैल्यू तो 1 2 3 4, तो ये कुछ भी ऐसी वैल्यू हो सकती है। ओके, और इसको कैसे और किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज इसको हम ऐसे ही बोलते हैं के सेल इफ और n इक्वल टू 1 के लिए के सेल, एल सेल बोलते हैं फॉर n इक्वल टू 2 के लिए m,
4 n इक्वल टू 3 के लिए n सेल फॉर n इक्वल टू के एल एम एन ओ पी, ऐसे करके ये बढ़ते जाता है। ये हमने इसको ऐसे नाम दे रखे हैं, यानी कि n इक्वल टू 1 कहने की बजाय हम कह देते हैं के सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, n इक्वल टू 2 की जगह हम कह देते हैं एल सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है। तो ये के एल एम एन ये सारी सेल्स हैं, n इक्वल टू 1 2 3 4 इनके कॉरस्पॉन्डिंगली ये हमने नाम दे दिए इनको। और अगर हमें n पता होता है तो हमें क्या क्या पता चल जाता है। It tells us about the size of orbital, कितना बड़ा है ऑर्बिटल। देखो क्योंकि हमने ये वाला फॉर्मूला ऐसे डिराइव किया था ना, ए नोट एन स्क्वेयर जेड, एन ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जेड क्या है एटॉमिक नंबर है, ए नोट क्या है ये हाइड्रोजन के फर्स्ट एटॉमिक जो ऑर्बिटल है उसकी रेडियस है। तो एन की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो साइज ऑफ ऑर्बिटल बढ़ता जाएगा। तो तुम्हें हमेशा ऐसे लगाना कि n इक्वल टू 4 में अगर और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ऑर्बिटल का साइज़ बड़ा होगा, n इक्वल टू 2 में अगर घूम रहा है इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिटल का साइज़ छोटा होगा, छोटी जगह में घूम रहा हो। तो दूसरा हमें क्या पता चल जाता है, बाइंडिंग एनर्जी, ये बाइंडिंग एनर्जी लिखा है, एनर्जी ऑफ एटम, ये पता चल जाता है। क्या ये हमने फॉर्मूला ड्राइव कर रखा है, देखो ये आसान तरीका इसे याद करने का, इस फॉर्म में रिडबर्ग कांस्टेंट की फॉर्म में याद कर लो इसे, आर एच सी जेड स्क्वेयर बाई एन स्क्वेयर। तो बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते हैं, ये बाइंडिंग एनर्जी से बोलते हैं जो हमने हाइड्रोजन एटम के लिए निकाली थी। तो ये एन से हमें ये पता चल जाता है। अब नेक्स्ट क्वांटम नंबर क्या था, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, और इसे एजीमुथल क्वांटम नंबर भी कहते हैं के। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय स्मॉल एल, इससे डिनोट करते हैं। और अगर इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं, इफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू अगर मान लो n है, n कोई नंबर है, इंटीजर है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, 0 1 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, 0 नहीं हो सकता n। तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 to n-1 तक इसकी वैल्यू होगी। एग्जांपल देख लेते हैं, n की वैल्यू अगर 1 है तो l की वैल्यू 0 होगी, n की वैल्यू अगर 2 है तो l की वैल्यू होगी 0 and 1, n की वैल्यू अगर 3 है l की वैल्यू 0 1 2, यानी कि n से 1 कम तक जाएगा 0 से लेकर, तो ये वैल्यू होगी। और इसको हम और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एस स्मॉल पी स्मॉल डी, एज, यानी कि अगर एल की वैल्यू 0 है तो हम सिंबल यूज करते हैं एस का, एल की वैल्यू 1 है तो सिंबल यूज करते हैं पी का, हम बोलते हैं पी ऑर्बिटल। एल की वैल्यू अगर 2 है तो हम उस ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं, डी ऑर्बिटल। तो ऐसे करके एस पी डी एफ जी एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहता है। और अच्छा ये वाली चीज़ भी याद रखने की है कि एल की वैल्यू k-1 होती है, के यहाँ पर क्या था, एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो इसलिए एल को एजीमुथल क्वांटम नंबर भी कह देते हैं। तो ये और क्या पता चलता है इससे, अगर हमें एल की वैल्यू पता है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू पता है, तो हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। अच्छा, यानी कि इस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को एल से या फिर पी एल इससे डिनोट कर देते हैं, और ये इक्वल होता है एल प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट एच क्रॉस।
और ये वाली जो टर्म है ना, इसको हम एल स्टार भी लिख देते हैं, एल स्टार। तो एंगुलर मोमेंटम पता चल जाता है। और क्या पता चल जाता है इससे? शेप ऑफ द ऑर्बिटल पता चल जाती है। यानी कि एल क्या बताता है? शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है। यानी कि देखो, जैसे अगर एल की वैल्यू 1 है तो तुम बता सकते हो कि पी ऑर्बिटल की बात हो रही है, और पी ऑर्बिटल का की शेप कैसे होती है? डम्बल टाइप की शेप होती है। सिमिलरली अगर कोई बोले कि एल की वैल्यू अगर 0 है तो ऑर्बिटल की शेप समझ आ जाती है कि हमने एल इक्वल टू 0, तो ऐसे ऑर्बिटल को क्या रखा है? ऐसे ऑर्बिटल की स्फेरिकल शेप होती है। तो एल से ये पता चल जाता है। इस पे डिपेंड करती है एल की वैल्यू, अगर 0 है, 1 है, 2 है। जो हमने अभी किया था ना श्रोडिंगर इक्वेशन, वहाँ पर जब हम पुट करते हैं ना एल की वैल्यू 1, 2, 3, 4, तो वो अलग अलग शेप, अलग अलग वेव फंक्शन की जो शेप है, जो उससे हम ऑर्बिटल की शेप निकाल लेंगे वेव फंक्शन में, हम एल इक्वल टू 1, 2, 3, 4 ये अलग अलग अगर पुट करें और उसको प्लॉट करें आर थीटा फाई के अगेंस्ट, और फिर उससे जब हम देखते हैं कि ऑर्बिटल की शेप क्या आएगी, तो एल की वैल्यू अलग अलग रखने से वो शेप बदल रही होती है। ठीक है, हमको ये पता चल गया ना कि अब कि ऑर्बिटल की शेप कैसे पता चलती है? हमको उस वेव फंक्शन से पता चलती है। और वेव फंक्शन में एल की वैल्यू चेंज करने से वो वेव फंक्शन ऐसे चेंज होता है कि वहाँ पे शेप चेंज हो रही होती है ऑर्बिटल की। ठीक है, तो शेप ऑफ द ऑर्बिटल ये भी पता चलती है हमें। ओके, तो ये हो गया ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। इसके साथ यहाँ पे दूसरा, इसके साथ ही कर लेते हैं, इसके बिल्कुल पैरेलल में ही जो तीसरी चीज़ है, ये मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। इसे साइड में ही लिख रहा हूँ इसे, क्योंकि आगे भी ऐसे करते जाएंगे। मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम ml से। और ये होता क्या है? इट इज डिनोटेड बाय ml से डिनोट करते हैं इसे। और ये होता क्या? इट इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? एल से। अलोंग, ये अलोंग लिखा है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बी। ठीक है, तो ml की वैल्यूज़ क्या हो सकती है? ये प्रोजेक्शन वाली ये बात है ना, ये कर चुके हैं हम प्रीवियस लेक्चर्स में कि L, जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में ही तो बताया था, वो L था। L की जो ओरिएंटेशंस होती है मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट, वो चेंज, वो डिस्क्रीट होती है, तो प्रोजेक्शन की वैल्यू भी डिस्क्रीट होगी। तो जो ml है इसकी वैल्यू -L2 + L, ये ऐसे करके होती है। यानी कि देखो, L की वैल्यू अगर 1 है तो ml की वैल्यू होगी -1, 0, 1। L की वैल्यू अगर 2 है तो ml की वैल्यू क्या होगी? -2, -1, 0, 1, 2, ऐसे करके होगी। और अगर हमें ml की वैल्यू पता है तो देखो, जैसे ये ऐसे करके बनाया था ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये L है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। तो इसका जो प्रोजेक्शन की जो वैल्यू आई, L की वैल्यू अगर यहाँ पर 1 के लिए हमने किया तो यहाँ पे 3 ओरिएंटेशंस पॉसिबल होंगी ऐसे करके, यानी कि +1, 0, -1। ये क्या है? ml की वैल्यू है ना, क्वांटम नंबर। और LZ, प्रोजेक्शन ऑफ L अलोंग द डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम के प्रोजेक्शन की वैल्यू क्या होगी? वो होगी ml h क्रॉस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
यानी कि अब एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, तीन कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, +1 h क्रॉस 0 एंड -1 h क्रॉस। और एल की वैल्यू अगर 1 है तो एल की वैल्यू यहाँ पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। देखो इस वाले फॉर्मूले से, ये ऐसे करके लिखते हैं इसे, दिस इज इक्वल टू एल स्टार एच क्रॉस। तो एल की वैल्यू 1 पुट करो, ये आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम आ गया। तो एंगुलर मोमेंटम का जो प्रोजेक्शन है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को हम जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग मानते हैं, तो तभी यहाँ पर ये एल जेड ऐसे लिखा है, जेड इसलिए लिखा है। तो एम एल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एच क्रॉस से, तो वो प्रोजेक्शन एंगुलर मोमेंटम का प्रोजेक्शन बन जाएगा, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। थर्ड चीज़, ये फोर्थ, ये क्या, स्पिन क्वांटम नंबर। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एस, और हमें पता है कि एस की ना एक ही वैल्यू हो सकती है, एस की वैल्यू हाफ हो सकती है। और अगर हमें एस पता है तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम अगर हम निकालें, कैसे निकालेंगे, स्पिन एंगुलर मोमेंटम को कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो एस प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट एच क्रॉस इसके इक्वल होगा। स्पिन क्वांटम नंबर कर लिया हमने, तो स्पिन इसी के साथ में यहाँ पर अब हम कर लेते हैं स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इट इज डिनोटेड बाय ms, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ms। और ms की वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस माइनस हाफ, ये दो वैल्यूज़ हो सकती हैं इसकी, यानी कि -s से लेकर प्लस हाफ, तो प्लस माइनस हाफ, ये दो वैल्यूज़ हो गई। और अगर देखो ms पता है तो एस जेड जो होगा वो ms को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एच क्रॉस से, ठीक है। अच्छा, ये वाली बात। और ये एस जेड वैसे होता क्या है, स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, जैसे वहाँ पर हमने देखा, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना देता हूँ, इसकी दो वैल्यूज़ हो सकती हैं, और ये बताता क्या है, स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम along, ये along लिखा है, along the direction of magnetic field B, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड B है ना, ये जेड एक्सिस के लोग लगा हुआ है। तो देखो ये वैल्यू हमें, ये प्रोजेक्शन है, और ये है स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे मल्टीप्लाई कर दिया एच क्रॉस से, तो ये हमें एंगुलर मोमेंटम का प्रोजेक्शन बता देता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम का। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर हो गया, और स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया, स्पिन क्वांटम नंबर कर दिया। अब आता है, इसके बाद आता है टोटल क्वांटम नंबर, दो रह गए बस, 6, ये टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। अब इसको डिनोट करते हैं बाय जे, और ये होता क्या है, ये वेक्टर सम होता है एल का और एस का। अच्छा, इसको हम
क्वांटम नंबर है ना, इसको क्वांटम नंबर को स्मॉल जे कर देते हैं, जे, स्मॉल जे। J can take value from L minus S to L plus S। ये वैल्यूज इसकी हो सकती है। अगर J पता है तो टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हम निकाल सकते हैं। J क्वांटम नंबर अगर हमें पता है J प्लस 1 H क्रॉस, ये PJ, या फिर इसको कैपिटल J, ऐसे ये मैग्नीट्यूड है इसका। इसके लिए मैं इसके ऊपर ये एरो नहीं लगा रहा, ठीक है। ये जे ये वाला जे जो है, बड़ा वाला जे है, ये क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम। और ये स्मॉल जे क्या है, ये टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो ये हमें पता चल गया, टोटल एंगुलर मोमेंटम पता चल जाता है अगर हमें जे पता है तो। अब हम करते हैं इसका ये 7th, मैग्नेटिक टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर, ठीक है। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, MJ। क्या बताता है ये, इट इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम J along the direction of magnetic field। तो इसकी वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, देखो। जे की वैल्यू जैसे कुछ भी है, मान लो जे की वैल्यू समथिंग, अगर जे टोटल क्वांटम नंबर है, टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, तो जो MJ होगा वो अगेन जैसे हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम में किया, वो इसकी वैल्यू भी -J टू +J तक ऐसे करके वैरी करेगी। मान लो जैसे J की वैल्यू अगर 3/2 है तो MJ क्या होगा, 3/2 माइनस का 3/2। अब इसमें 1 ऐड कर दो तो ये कितना आ गया, -1/2 आ गया। फिर इसमें 1 ऐड कर दो, +1/2 आ गया। फिर इसमें 1 ऐड कर दो तो ये प्लस का 3/2 आ गया। तो ये 4 वैल्यूज़ पॉसिबल हो गई MJ की। तो ये 4 ओरिएंटेशंस पॉसिबल हो गई यहाँ पे। अगर हम इसे ओरिएंटेशन की फॉर्म में अगर ये लिखे तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B Z के लॉन्ग है, तो ये 4 ओरिएंटेशंस पॉसिबल हो गई है। इसके प्रोजेक्शन ऐसे करके बना दिए। और ये जो प्रोजेक्शन है इसकी वैल्यू यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पर इसकी वैल्यू 1/2 है। ये प्रोजेक्शन की वैल्यू, ये यहाँ पर इसकी -1/2 है, यहाँ पे इसकी -3/2 है। और इसको अगर हम ये तो होगी MJ की वैल्यू। और अगर इस MJ की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो H क्रॉस से तो ये क्या हो गया, JZ। ये JZ मिल गया, प्रोजेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम J अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड Z के लॉन्ग है तो यहाँ पे इसलिए ये आ गया। तो ये क्वांटम नंबर हमने कर लिया इसमें। तो आज के लेक्चर में तो देखो इतना ही करना है, इतना काफ़ी है। और इसमें जो मेन चीज़ है वो क्वांटम नंबर है। क्वांटम नंबर को बुक में भी देखो, बुक में कैसे बता रखा है। और मैं नोट्स भी साथ में प्रोवाइड कर दूंगा इसके। इसमें क्वांटम नंबर पे नोट्स होंगे और जो ऊपर जो बताया है उस पर थोड़ा सा हो सकता है, उस पर होगा। तो वो नोट्स पढ़ लेना, नोट्स को फॉर स्टडी पर्पज़ के लिए रख लेना।
वो नोट्स और बुक पढ़ना। और ये जो लेक्चर है इससे समझने के लिए, अगर मान लो तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो ये लेक्चर में तुम देख सकते हो इसको। और कुछ नहीं पता चलता तो मैं गूगल फॉर्म एक साथ में शेयर करूँगा, वो गूगल फॉर्म में लिख देना। तो नेक्स्ट जो भी मेरा लेक्चर होगा मैं डालूँगा, रिकॉर्डेड लेक्चर डालूँगा मैं। उसमें पहले मैं वो जो भी प्रॉब्लम डाउट्स होंगे वो क्लियर कर दूँगा और फिर हम आगे पढ़ेंगे। और या फिर तुम व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो कि सर इस लेक्चर में ये समझ नहीं आया। ठीक है, ये लेक्चर 1 है, तो लेक्चर 1 में से जो भी नहीं समझ आया, ये रिकॉर्डेड लेक्चर 1 है ना। इससे पहले जो क्लास में लेक्चर्स हो चुके हैं वो तो अलग हैं, वो जो हुए थे। तो ये रिकॉर्डिंग में जो फर्स्ट लेक्चर इसमें कुछ ना समझ आया तो मेरे को ये रेफरेंस बता के तुम पूछ लेना कि उसमें ये समझ नहीं आया, ये बता दो। व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, या फिर गूगल फॉर्म भर दो मुझे, उसमें लिख देना, तो मैं वहाँ से प्रॉब्लम ले लूँगा और वो सारी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है। थैंक यू।